अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका आया तब से लेकर अमेरिका के वहाँ हार के निकलने तक रीजनल सिनारियो ये बना रहा कि अलकायदा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना रहा। लेकिन अमेरिका से हमेशा ये आवाज़ें आती रहीं, ये शिकायतें आती रहीं कि अफ़गान तालिबान के मामले में पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम कर रहा है। हमारी जो ज़बरदस्त पिटाई हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, इसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल है। ये बातें अमेरिका से सामने आती रहीं। अलबत्ता पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ही रहा कि भाई हम कोई डबल गेम नहीं कर रहे। अमेरिका वांट्स मिलिट्री सोल्यूशन इन अफगानिस्तान, लेकिन हम समझ रहे हैं कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन। ये हमेशा से पाकिस्तान की बात आती रही कि आप मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या मिलिट्री सोल्यूशन है ही नहीं। सोवियत यूनियन जब मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकाल पाए तो आप क्या निकालेंगे? होना वही है जो पाकिस्तान कह रहा था, जो हम कह रहे हैं आखिर में होना वही है। यानी कि आपने जाना है यहाँ से, विथड्रॉ होना है खुद ही, जैसे सोवियत निकले थे। 2008 में भी पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ था, 2011 में भी यही मौक़िफ़ था। बल्कि ISI के जो फॉर्मर चीफ थे जनरल हमीद गुल साहब, उनकी तो 10 साल पुरानी स्पीचेस भी रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, अवेलेबल हैं, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि US हैज़ लॉस्ट दिस वॉर। वो कह रहे हैं हार चुके हैं, दे हैव लॉस्ट ऑलरेडी, दे फेल्ड टू अचीव व्हाट दे वांटेड टू अचीव हेयर इन अफगानिस्तान। वो कई बार कह चुके थे और वो कह रहे थे कि जिस काम के लिए वो अफगानिस्तान के अंदर आए हैं ना अमेरिकन, वो नहीं हो पा रहा काम, और इवेंचुअली दे विल हैव टू लीव, और वही हुआ आखिर में। अलबत्ता इंडिया, दिल्ली वाले बाबा, इंडिया का जो नैरेटिव रहा सारे अरसे के दौरान मुख्तलिफ अदवार में, वो नैरेटिव गलत साबित हुआ। सेम रोल रहा इंडिया का, सेम नैरेटिव रहा, लेकिन गलत नैरेटिव साबित हुआ। अमेरिकन विथड्रॉल से वो गलत साबित हुए हैं। इंडिया कहता रहा कि नहीं मिलिट्री सोल्यूशन पॉसिबल है, मिलिट्री सोल्यूशन पॉसिबल है, कहता रहा, हमेशा कहता रहा। और बीच में बल्कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का प्रोमोट भी करता रहा इंडिया को, वो उसको आगे लाते रहे, प्रोमोट करते रहे इंडिया को टू प्रेशराइज पाकिस्तान। गेम असल में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में था। इंडिया वाज जस्ट अ प्रेशर टैक्टिक, प्रेशर टूल था जो अमेरिका यूज़ कर रहा था। और उनकी जो खुफिया एजेंसी थी अशरफ गनी के दौर में अफगानिस्तान की, जिसको कहते हैं NDS, ये और इंडियन जो खुफिया एजेंसी है रॉ, इनके बीच बड़ा गहरा नेक्सस बन चुका था। ये इंपॉर्टेंट बात है। बल्कि NDS के लिए तो कहा जाता था कि ये तो रॉ की B टीम है। ये भी हुआ वहाँ पे। ये सारा का सारा इसलिए हो रहा था क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के ये बात मनवाने के चक्कर में था कि आप हमारी हेल्प करें, हम जो अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू डू दैट, आपको हमारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल करवाना पड़ेंगे। अमेरिकन 20 सालों के दौरान यही चाहते रहे, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल कहता रहा कि नहीं नहीं मिलिट्री सोल्यूशन है ही नहीं। तो अमेरिका तो हारा ही है एंड में, बल्कि इतना बुरे तरीके से इंडिया भी वहाँ हारा है कि ये जो 15 अगस्त 2021 को अफगान तालिबान की बदरी 313 फोर्स ने अचानक से काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया, टेक ओवर कर लिया ना, इस टेक ओवर में सबसे पहले उन्होंने, उनके जो लोग हैं बदरी 313 के, वो कहाँ पहुँचे थे? डू यू नो कहाँ? उन्होंने सबसे पहले जब ये शहर के अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले कौन सी इमारत के अंदर गए थे? प्रेसिडेंशियल पैलेस में नहीं गए थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले उधर भी नहीं गए, उससे पहले एक और जगह पे गए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें अमेरिकन तो फेल हुए ही हैं, लेकिन इंडिया कितना बुरी तरह से फेल हुआ है उसका बता रहा हूँ। जब ये 313 बदरी 313 अंदर घुसी है काबुल के अंदर 15 अगस्त 2021 को, तो सबसे पहले उन्होंने एक इमारत पे रेड की, सरकारी इमारत पे, और वो थी NDS की ऑफिस। कौन सा NDS? अफगानिस्तान का, अशरफ गनी के अफगानिस्तान का वो जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसको इंडिया ने और CIA ने बनाया था, उसकी ऑफिस के अंदर घुसे थे। 15 अगस्त को घुसे। इंडिया समेत पूरा वेस्ट यही समझ रहा था, अमेरिकन यही समझ रहे थे। बल्कि जो बाइडेन की जो स्पीच भी मौजूद है इस हवाले से कि काबुल टेक ओवर में अभी 4-6 महीने बाकी हैं। इट्स ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी। बाइडेन, अमेरिका के बाइडेन साहब से लेकर इंडिया के मेजर गोरावारिया साहब तक सारे यही समझते रहे कि इतना जल्दी टेक ओवर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। काबुल टेक ओवर से चंद रोज़ पहले गनी सरकार ने काबुल के अंदर नया एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया था। पता ही नहीं था ना कि इतना जल्दी टेक ओवर होगा। उनको लगा कि तो लंबी रेजिस्टेंस चलेगी यहाँ पे। एयर डिफेंस सिस्टम आ गया था नया, अशरफ गनी ने लगवा दिया कि अगर रॉकेट मारेंगे तालिबान या मिसाइल आते हैं उनके अफगान तालिबान के काबुल की तरफ, तो ये मेरा नया जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये इसको रोकेगा। ये भी हुआ, लेकिन ये सारी कैलकुलेशंस फेल हुई थी। और 15 अगस्त नेशनल डे वाला दिन चूज़ किया था काबुल टेक ओवर के लिए। इट वॉज बेसिकली अ मैसेज फॉर न्यू दिल्ली।
असल में एनडीएस की ऑफिस में वो सबसे पहले घुसे क्यों? वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में क्यों नहीं गए? किसी और सरकारी इमारत में क्यों नहीं गए? इधर क्यों घुसे? क्योंकि एनडीएस हेडक्वार्टर ही वही इमारत थी, वही बिल्डिंग थी जहां रॉ और एनडीएस के लोग ज्वाइंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करते थे और अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते थे। पाकिस्तान कई बार ये इल्ज़ाम लगा चुका है। अफ़गान तालिबान ने इस उम्मीद पे छापा मारा था कि शायद कोई डेटा मिल जाए इन कार्रवाइयों के हवाले से, और बड़ी तादाद में डेटा उनको मिला है। पीछे पास्ट में कौन सी कार्रवाइयाँ किस ग्रुप के किस बंदे ने की, आगे क्या होने जा रहा है, क्या कार्रवाइयाँ होंगी, वेपन्स इंडिया से अफ़गानिस्तान कौन लाता था, एनडीएस के लिए कैसे लाता था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिली वहाँ से। और फिर ये अफ़गान तालिबान की पानीपत वाली ब्रिगेड आपको सामने नज़र आती है उसके बाद, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये एंटी इंडिया ब्रिगेड उन्होंने बनाई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के उनको हकीकतन लगता है अफ़गान तालिबान को कि इंडिया आगे चलकर हमारे लिए थ्रेट पोज कर सकता है। उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिली थी। अब सवाल ये था कि क्या अमेरिका अपने विथड्रॉल के बाद पाकिस्तान के साथ ही काम करेगा अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे, या फिर वो इंडिया पे रिलाई करेंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि वहाँ पर वाशिंगटन में तो ये फीलिंग्स है ना कि हम धपड़दूस हुए नहीं हैं, हमें धपड़दूस करवाया गया है, हमें हरवाया गया है और पाकिस्तान ने हरवाया है। तो ये सवाल अहम था कि अब क्या रिलेशंस होंगे अमेरिका और पाकिस्तान के। तो इस पे अब अफ़गानिस्तान पे अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट साहब हैं, इनका एक इम्पोर्टेंट बयान सामने आया। इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बंदा बैठा हुआ है और उसने बड़ी गहरी बात की है। उसने कहा है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है सवाए इसके कि हम पाकिस्तान पर ही रिलाई करें। उन्होंने कहा, जैसा कि द न्यूज़ ने रिपोर्ट किया हुआ है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है पाकिस्तान का, कि यूएस हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू वर्क विद पाकिस्तान ऑन वे अहेड इन अफगानिस्तान सेज इनवॉय। और कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ देखें, इंडिया के लिए मित्रों सोचने की बात है कि वो किस कदर इर्रेलेवेंट हो चुके हैं यार, किस कदर इर्रेलेवेंट हो चुके हैं यहाँ पर। अमेरिकन जानते हैं कि पाकिस्तान, वो क्लेम करते हैं, उनके कई लोग क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दपड़दूस किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हाँ दपड़दूस तो हुए हैं अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पे भरोसा करने के अलावा, उन पे रिलाई करने के अलावा हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है, विकल्प नहीं बचा हमारे पास। हालांकि एक वक्त था मित्रों कि मोदी साहब, याद करें ज़रा 3-4 साल पीछे जाएं, अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर जंजीर फिल्म के गाने गुनगुनाते थे, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। और 2015 में तो काबुल की पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ना, उसके एक हिस्से का नाम भी हिंदुत्व के नज़रिए से जुड़े हुए नेता, बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के पीछे रखा गया अटल ब्लॉक। काबुल की पार्लियामेंट का नाम हिंदुत्व के लीडर के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम। इमेजिन, ये भी हुआ है सितम वहाँ पे। लेकिन अब आलम यह है कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान ने हमारी ठुकाई लगाई है, फिर भी अमेरिकन कह रहे हैं कि इंडिया पे रिलाई करने को तैयार नहीं है हम, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि इंडिया इज़ ज़ीरो बेसिकली। सेंट्रल एशिया हो या अफगानिस्तान हो, यहाँ पर इंडिया इज़ ज़ीरो। अगर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वहाँ पर हमारे सेफ गार्ड हो सकते हैं तो पाकिस्तान कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर इंडिया। कभी भी इंडिया रीजन के अंदर इतना इररेलेवेंट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल ज़ीरो कभी भी नहीं हुआ। देखें, जब सोवियत यूनियन का दौर था ना, सोवियत्स वहाँ से निकले, तो उसके बाद भी आप देखें कि वो जो नजीबुल्ला थे, इंडिया नजीबुल्ला के पीछे था कई साल तक। नजीबुल्ला जो था वो लड़ता भी रहा वहाँ पे मुजाहिदीन के साथ, लेकिन फिर नजीबुल्ला की जब सरकार चली गई है और मुजाहिदीन की हुकूमत आ गई है वहाँ पर, तो मुजाहिदीन के अंदर भी जब धड़े बन गए तो अहमद शाह मसूद, पंजशेर वाले अहमद शाह मसूद इंडिया के साथ मिल गए थे, क्योंकि ही हैड नो अदर ऑप्शन। अहमद शाह मसूद को लग रहा था कि पाकिस्तान मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जितनी बाकी ग्रुप्स को दे रहा है, तो अहमद शाह मसूद की तरफ इंडिया की प्रेजेंस थी उस वक्त भी। ये पहली बार हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, पहली बार हुआ है, और सेंट्रल एशिया के अंदर कि इंडिया ज़ीरो हुआ है मुकम्मल तौर पर। उसकी रेलेवेंस, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो कि इंडिया की तरफ हो, या इंडिया के लिए, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई ग्रुप नहीं हुआ। दिस इज़ फर्स्ट टाइम हैपनिंग सिंस 1947 कि इंडिया इररिलेवेंट हो चुका है इस लेवल तक। इसीलिए अमेरिकन कह रहे हैं वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, सिर्फ हमें यही ऑप्शन है कि पाकिस्तान पर रिलाई करें जो कुछ भी होना है। बिकॉज चाइना को तो कह नहीं सकते, चाइना की ठीक ठाक वहाँ पर प्रेजेंस है, उनको कह नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास। तो ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की इस वक्त सिचुएशन है। इंडिया बिल्कुल आउट है वहाँ पे, और अमेरिकन भी पाकिस्तान पर रिलाई कर रहे हैं।